अपने मुल्क से निकलने से पहले कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आपने ये पॉइंट्स, ये फैक्टर्स कवर कर लिए हैं ना, तो ही फिर डिसाइड करो कि बाहर जाना कहाँ है, अपना होम कंट्री छोड़ के निकलना कहाँ है। उसके लिए ना कुछ चीज़ें देख लो, क्योंकि यार देखो, इतना पैसा लगाना, इतनी रिस्क लेके जाना, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे बाहर निकलना चाहते हैं अपने मुल्कों से। कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल की वजह से निकलना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी फैमिली को लेके इमिग्रेट कर रहे होते हैं। तो यार कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ज़रूर कंसिडर करो। और उसके लिए मैंने इसमें डिटेल में वीडियो में डिस्कस किए हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने से पहले कि यार मुझे कहाँ जाना है। तो टिप्स हैं ये सारी कि स्टडी डेस्टिनेशन या इमिग्रेशन डेस्टिनेशन आपकी कौन सी होनी चाहिए और उसमें कौन से फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं मैं इधर, तो मेरे लिए सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आज ये डिसाइड करूं मुझे कहीं बाहर जाना है अपना मुल्क छोड़ के, तो मैं उस ही मुल्क हमेशा जाऊंगा जो मुल्क मुझे थोड़े अरसे बाद पासपोर्ट देगा। यार ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस ही मुल्क, उसी कंट्री जाओ जिधर आपको पासपोर्ट मिले। अगर आपको किसी कंट्री इमिग्रेट होने पे या इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के मतलब लाइक आप स्टडी करने जा रहे हो, आप इमिग्रेट हो रहे हो और अपनी फैमिली को भी लेके जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, और अगर आपको किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं मिल रहा, वो कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आप डिसाइड करो कि यार मैं अपनी ये इंटरनेशनल स्टूडेंट डेस्टिनेशन देखना चाहता हूँ, ये अपनी इमिग्रेशन डेस्टिनेशन देखना चाहता हूँ, तो आप जब तक वहां पे नॉन रेसिडेंट हो, मतलब अगर आपका वहां पे कोई स्टेटस नहीं है, आपका टेम्परेरी स्टेटस है, परमानेंट स्टेटस नहीं है, वो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। मेरी बात से सब इत्तेफाक करेंगे जिनके कुछ फैमिली मेंबर्स, अम्मी अब्बू या जो भी फोर फादर्स वगैरह हैं, वो सऊदी अरब में रहे होंगे। तो ये बात आप ज़रूर जहन में रखें कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब में होते हैं, लेकिन सऊदी अरब में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दुबई या इन जगहों पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप इनसिक्योर होते हो कि यार ये लोग कभी भी मुझे निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना यार, यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए कनाडा में, यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया साइड पे चले जाओ, ये कंट्रीज़ फिर भी थोड़ा बहुत आपके पास चांस होता है कि वो कुछ एक अरसा रुकने के बाद आपको पासपोर्ट दे देती हैं अपना। आप एक क्राइटेरियाज वगैरह या एक साल, एक टाइम ड्यूरेशन वहाँ गुजार लेते हो, तो आपको बोलते हैं ठीक है यार, आपने हमारे को इतना सर्व किया, टैक्स दिया, ये लो आप पासपोर्ट रख लो। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाना चाहूँगा ना, तो मैं सबसे पहले सब छोड़ के, मेरा कोर्स, मेरी फैमिली, सब सब छोड़ के मैं सोचूंगा यार मैं उस कंट्री या उस जगह जाऊंगा, अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के, जो मुझे पासपोर्ट देगी। और दूसरा पॉइंट जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इमिग्रेट करते हैं अपने मुल्कों से इस वजह से कि यार हमें उस नई जगह पे जाने से अच्छा कैरियर मिलेगा, अच्छी जॉब्स मिलेंगी, हमारी हमारी लाइफस्टाइल अच्छा होगा, कैरियर गोल्स हम अचीव करेंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, पैसा ज़्यादा कमाएंगे। तो सेकंड पॉइंट पे आता हूँ जो कि है कैरियर या फ्यूचर गोल्स या कैरियर प्रोस्पेक्ट। अब अगर इस बात पे बात करूँ तो यार ये जहन में रखें कि जब भी निकलना हो, कहीं से भी अपने मुल्क से निकलना हो, तो ये देख लें कि उधर जो आपकी फील्ड है, आपका जो पैशन है, आपका जो आप जो काम करते हो, उसकी क्या उस कंट्री में डिमांड है। कहीं उस कंट्री में ऐसा तो नहीं है उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं होती। अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत ही बड़े प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, मेडिकल की फील्ड के लोग। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप कनाडा आते हो, आपकी मेडिकल फील्ड के आप रिलेटेड हो, तो आपको मेडिकल की फील्ड में यहाँ पे आके ना फिर से सारी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें फिर आपके 3-4 साल, 2-3 साल ज़ाया होते हैं। फिर लॉयर आप यहाँ पे आते हो, आपको यहाँ की फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए बड़े प्रोफेशंस के। आपके मेजोरिटी लोगों के हो सकता है कि भाई ये प्रोफेशन जो है, जो अपने मुल्क से कर कर आ रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यू होते हो। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये देख लो कि क्या इधर उस आपके जो प्रोफेशन है उसकी जॉब है, ये देख लो। ये देखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग इंडीड पे, लिंक्डइन पे चेक जाके करो कि यार जो मैं अभी पाकिस्तान में, इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, या यहाँ पे मैं अपने मुल्क में जो जॉब कर रहा हूँ, क्या मेरी बाहर इस चीज़ की डिमांड है, क्या मेरी सैलरी कितनी है। जॉब देख ली कि भाई हाँ जॉब्स तो अवेलेबल है, अच्छा भाई जॉब्स की सैलरीज कितनी है, क्या अच्छी अच्छी सैलरी है कि भाई मैं वापस जो है अपने मुल्क जो है वो पैसा भिजवा सकूँ। तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, पासपोर्ट और अपने फ्यूचर कैरियर या कैरियर प्रोस्पेक्ट के बाद जो मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। बहुत सारे लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो नहीं बन पाती कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, हमें जाना तो है बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए अब ये सोल्यूशन है कि आप वो कंट्रीज सिलेक्ट करें
जो पहले आपको पासपोर्ट का चेक करें, फिर दूसरा ये चेक करें कि क्या आपका वहां पे कोई फायदा है जाने का, या ऐसी बस आप जा ही रहे। तीसरा आप ये देखें कि आपके पास जेब में इतना पैसा है, अफोर्डेबिलिटी है कि यार आप वहां जाके थोड़ा सेटल हो सकेंगे और फिर वहां पे जाके कमाना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जहन में रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को कनाडा का बता दूं तो कनाडा में ये जहन में रखिएगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे कनाडा आते हो तो तकरीबन तकरीबन आपकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 20 लाख टू 30 लाख PKR लगती है। और अगर मैं इंडियन रुपीज़ में या बाकी दूसरी करेंसीज में भी बात करूं तो अराउंड 20 लाख जो है वो लगती है। एक मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है टोटल कॉस्ट ऑफ MBA इन कनाडा, वो मैंने अपनी यूट्यूब पे, चैनल पे, फेसबुक पेज पे हर जगह अपलोड की हुई है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मेरे पेज पे विजिट वगैरह कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरा उसमें मैंने पूरा नंबर्स बताए, पूरी कैलकुलेशन करके दी है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि यार एक्चुअली में कॉस्ट है कितनी या पैसा हमारा लगेगा कितना। अगर आप कनाडा आने का डिसाइड करते हो, आप बोलते हैं यार कि मुझे इमिग्रेशन पे आना है, तो इमिग्रेशन पे आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, हार्डली 2-3 लाख रुपए लगते हैं, वो भी आप फ्लाइट और ये सारी चीज़ों का लगता है। उसमें इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो को थोड़ी कभी डिटेल में बनाएंगे कि यार इमिग्रेशन अप्लाई कैसे करते हैं, इमिग्रेशन पे खर्चा कितना आता है। स्टूडेंट को हम लोगों ने अलग से कवर किया है, इमिग्रेशन को हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं इमिग्रेशन के लिए। तो तीसरा पॉइंट मेरा जो है वो एंड होता है, कंक्लूड होता है कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखें और फिर डिसाइड करें कि जाना कहाँ है। अगर आपके यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप ये देखें कि यार ये वाला पॉइंट प्रिसाइजली मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बनाया है कि क्या आप अपनी जो कंट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ या उससे सिमिलर चीज़ या मिलती जुलती या जिसका आप में इंटरेस्ट हो वो क्या बाहर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ऑफर हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान में फाइनेंस में है, अकाउंट्स में है, मार्केटिंग में है, HR में है, बिजनेस फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में, और आप बोलते हैं कि यार ये तो कॉमन फील्ड्स हैं और ये तो हर जगह होंगी, तो जाहिर सी बात है ये सारी फील्ड्स हर जगह ही होती हैं, पूरी दुनिया में हर जगह फाइनेंस और इंजीनियरिंग और कॉमर्स और ये सारी बिजनेस वगैरह पढ़ा रहे होते हैं। तो ये चीज़ देख लें कि आप जो कोर्स पाकिस्तान में, इंडिया में या अपने होम कंट्री में कर रहे हैं वो क्या अवेलेबल है आपके जिस कंट्री आप विजिट करना चाहते हैं या जिस कंट्री आप रहना चाहते हैं फॉर योर पासपोर्ट और एवरीथिंग। तो ये ज़रूर देख लें कि उस जगह पे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उस जगह आपकी फील्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्सेज कराती हैं, रिसर्च करती हैं, थीसिस लिखती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। क्योंकि PhDs वगैरह भी काफ़ी कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो कंट्री है, वो जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि कोर्स सिलेक्शन भी हो कि आप किस कोर्स में या किस फील्ड में आगे बढ़ना या जाना चाहते हैं उस जगह पे, उस कंट्री में। यार आप माने ना माने, आप ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे, आप ये पॉइंट को कंसिडर शायद नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जर्मनी का, बहुत सारे लोग जर्मनी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जो जर्मन लैंग्वेज है उससे कतराते हैं, और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रोमोटेड है क्योंकि उनके टॉट प्रोग्राम जो है, जो पढ़ाई जो होती है वो इंग्लिश में भी मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, बट स्टिल उधर जो जर्मन लैंग्वेज का जो बैरियर है वो सबको फेस करना पड़ता है। और जर्मन लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, एक अच्छा होता है, और बहुत सारे लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं जर्मनी में विदाउट जर्मन लैंग्वेज, लेकिन जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे अगर आप कनाडा के एक प्रोविंस है, क्यूबेक रीजन में आप जाओगे या सस्कैचुअन साइड पर आप जाओगे जहाँ पे फ्रेंच बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और कनाडा अपनी जो लैंग्वेज है फ्रेंच को बहुत प्रमोट करता है। वो बोलता है कि यार अगर आपने फ्रेंच की है तो हम आपको पॉइंट्स देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको फ्रेंच पढ़ने के पैसे मिलते हैं। भाई आपको ये पता है कनाडा में अगर आप फ्रेंच पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, ये लो आप फ्रेंच जब तक पढ़ रहे हो जब तक हम आपको पैसे भी दे रहे हैं। बहुत छोटा मिनिमल अमाउंट होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट आपको पैसे मिलते हैं। तो लैंग्वेज आना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट नहीं कर लेना जिसकी आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो वहाँ पे जॉबें मिलना भी मुश्किल हो जाएंगी, पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लोगों की ये सोच होती है कि यार हम जब बाहर जाएंगे, हम कनाडा, अमेरिका, अपना किसी भी UK, USA कहीं भी जाएंगे, हम देशियों के साथ नहीं रहेंगे। मीन्स देसी मतलब हम अपने वालों के साथ नहीं रहेंगे, हम अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा अंग्रेजों के साथ रहना शुरू करते हो, आप 1 साल गुजार लेते हो, 6 महीने 5-6 महीने गुजार लेते हो, तो आपको अपने, क्योंकि आपकी आदत अपने कल्चर की होती है, तो आपको फिर वो चीज़ हिट करती है बार बार। फिर ये वाले पॉइंट्स आप बिल्कुल साइड पे कर देते हो। अपना खाना पीना, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, ये सारी चीज़ें फिर आप इग्नोर कर देते हो। तो आपको फिर याद आने लगती है, होम सिकनेस होती है घर की कि यार, अब वो एक बंदे के अंदर इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। आप ये जहन में रखें कि एक अपने, जिसे कहते हैं ना, उनसियत होती है अपने कल्चर से, तो वो आप नहीं छोड़ सकते लॉन्गर टाइम के लिए। तो ये जहन में बात रखें कि कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें भी अगर आप जिस कंट्री जा रहे हो वहाँ ओपन टू ऑल है तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं इधर किस्सा अपना बताता चलूँ कि जब मैं कनाडा में लैंड करा था, तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत, चलें 2 शहर बता देता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं।
कनाडा में एक टोरंटो है, एक वैंकूवर है। अगर आप इधर लैंड भी करेंगे तो आपको अपने देसियों की शक्ल एयरपोर्ट के बाद से नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देसीज बहुत ज़्यादा हैं। और जब आप यहाँ पे आते हो, आपकी जॉब में भी हेल्प करते हैं, आपको रिलीजन में भी इतना मसला नहीं होता, आपको बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने में इतना इशू नहीं होता। इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपालियंस हैं, बाकी पूरी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। तो उसके लिए आप डिसाइड जो है वो कर सकते हैं कि यार चलो यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है। तो आई थिंक ये कुछ 5-6 पॉइंट्स है। ज़रूरी नहीं है आप कनाडा ही आओ। हर किसी का, कनाडा के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मैसेज रिसीव करता हूँ कि सर जी भाई कनाडा का वीज़ा जो है वो हमारा रिफ्यूज़ हो गया है, कनाडा का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, हमारी इमिग्रेशन नहीं हो रही है। तो आप बाकी भी जगहें एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपका नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको कनाडा ही एक्सप्लोर करना है तो फिर उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जो भी मेरी छोटी मोटे एक्सपीरियंस है, छोटी मोटी अपना 1 साल यहाँ पे गुजार लिया, तो जितना मुझे नॉलेज है या पता है, अगर मुझे चीज़ का पता होगा तो मैं आपसे ज़रूर उसका रिप्लाई बैक करूँगा। कोशिश करूँगा कि इंस्टाग्राम पे मैं वीकेंड्स पे लाइव सेशंस करूँ ताकि आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ। फेसबुक पेज पे भी कोशिश करूँगा आने की। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलना। एंड आई होप इट हेल्प्स। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको काम आई होगी। और अगर मेरे लाइक कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप समझते हैं कि मैं रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ, उसके लिए कमेंट डाउन करें कि यार आप ये वाली चीज़ पे देखें। अगर आपको कुछ पता है तो उस पर आप वीडियो बनाएं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। शबा